और एक नई शुरुआत के साथ हम लेकर हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा शो नया सवेरा। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की, आत्मनिर्भर होते भारत की, और बहुत कुछ रहने वाला है खास। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद संध्या। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस बात पर टिकी हैं कि भाई अमेरिका ईरान में इस वक्त हो क्या रहा है। ये कहा जा रहा है कि 60 दिनों के लिए सहमति बन चुकी है। ये पूरा का पूरा जो हॉर्मुज क्षेत्र है खोल दिया जाएगा, कोई टोल नहीं लगेगा। लेकिन उस पर क्या अभी ट्रंप अंतिम मुहर लगाएंगे, इस पर अभी संशय बाकी है। तो संशय का सिलसिला लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय खबरों में स्पष्ट तौर पर जो कर्नाटक है वहाँ पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है उस पर हमारी निगाह रहेगी, और आर्थिक मोर्चे पर भी जो बड़ी खबरें उस पर निगाह डालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत बनेगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने दी अच्छी खबर। 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम। गृहमंत्री अमित शाह की घुसपैठियों को खुली चेतावनी, लौट जाओ अपने देश। आज भुज में बीएसएफ की चौकी का करेंगे निरीक्षण। ट्विशा मर्डर केस में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को आज भोपाल के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। अमेरिका ईरान के बीच अहम समझौता तैयार। 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने पर होगा विचार। और सिंगापुर ओपन में आज सिंधु की कड़ी परीक्षा। क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से मुकाबला, वहीं सेमीफाइनल की दौड़ में उतरेगी सात्विक चिराग की जोड़ी। और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारत की आर्थिक सेहत की। दुनिया भर के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है और इसकी पुष्टि की है ग्लोबल मंच और वैश्विक संस्थानों ने। ताज़ा खबर यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की जो नई ताज़ा रिपोर्ट है, जो कि जिसमें प्रमुख अर्थशास्त्री अपनी राय शामिल करते हैं, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक साल में वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी आ सकती है। लेकिन इस बीच भारत एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जहाँ विकास की सबसे मजबूत संभावनाएं हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल लगभग 10 में से 9 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले वर्ष में वैश्विक आर्थिक की वृद्धि धीमी हो सकती है। लेकिन WEF ने भारत के संदर्भ में यह कहा कि 2026 में भारत ने व्यापार नीतियों को अधिक खुला बनाने, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट के कारण जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। उभरते हुए बड़े बाजारों में भारत आकार, वृद्धि और संभावनाओं का सबसे संतुलित मिश्रण पेश करता है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कुछ हैं चुनौतियां, उस पर भी हम निगाह डालते हैं। चुनौतियां यह हैं कि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है और अर्थशास्त्री मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। खाद्य असुरक्षा को लेकर के भी टिप्पणी आई है कि कई क्षेत्रों में इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक असमानता भी जब भी महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है गरीबों पर, और इसीलिए आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, रोजगार सृजन पर असर पड़ सकता है, और ख़ासतौर पर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उस पर इकोनॉमीज को फोकस करना होगा। लेकिन इस बीच भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने स्पष्ट तौर पर अमेरिका के बाद भारत को सबसे ज़्यादा आकर्षक देश बताया है निवेश के लिहाज से। लगातार भारत में निवेश भी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि जो FDI है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। देश में इस समय डेमोग्राफी चेंज की काफी बातें हो रही है। केंद्र सरकार इसके लिए एक कमीशन की स्थापना भी कर रही है, जो 1 साल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और अवैध जनसंख्या संतुलन को रोकने के लिए नए कानून की दिशा में काम भी करेगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की धरती से फिर एक बार घुसपैठियों को खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो अपने देश लौट जाएं, नहीं तो एक एक को इस देश से खदेड़ा जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी मजबूत हो रही है, कटीले तार लगाने के काम तेज किया जा रहा है। चिकन नेक की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। इस क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि दी गई है। कुल मिलाकर के बीएसएफ को बंगाल में मिली 600 हेक्टेयर जमीन अब बंगाल की बीजेपी सरकार ने बीएसएफ को सौंप दी है। इसके लिए गृह मंत्री ने उन्हें बधाई दी। सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 7 दिनों में अपना वायदा पूरा किया, ऐसा कहा अमित शाह ने, और कहा कि अब बंगाल में घुसपैठ पहले से कम हो गया है। इस तरह से शुभेंदु सरकार की अमित शाह ने तारीफ की। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और ऐसी क्या वजह थी कि पिछली जो बंगाल सरकार थी वो बीएसएफ को जमीन सौंप नहीं रही थी? लगातार केंद्र सरकार उनसे ये अनुरोध कर रही थी कि बाढ़ लगाने के लिए जमीन दी जाए, लेकिन ममता सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही थी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। 45 दिनों में 600 एकड़ जमीन, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए 45 दिन के भीतर 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी गई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो जिले और कितनी भूमि वहां पर सौंपी गई है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर। और निगाह डालते हैं कि बंगाल में किस जिले में कितनी जमीन अब तक बीएसएफ को दी गई है। कूच बिहार की बात करें तो 22.95 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, दार्जिलिंग में भी करीब 9 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में करीब 2.8 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20 एकड़ से ज़्यादा, मालदा में करीब 11 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38 एकड़ से ज़्यादा, नादिया में करीब आधे एकड़ और उत्तर 24 परगना में भी करीब 2.5 एकड़ ज़मीन बीएसएफ को सौंपी गई। अब आज फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह भुज में बीएसएफ की चौकियों का निरीक्षण करेंगे और सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अभेद्य बनाने की दिशा में अमित शाह लगातार एक्टिव मोड में है। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर के दौरे के महज एक सप्ताह बाद अब अमित शाह गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर सेक्टर भुज पहुंच रहे हैं। बीएसएफ जवानों से सीधा संवाद भी वो करेंगे। इसके अलावा वो एडवांस कंट्रोल सिस्टम, ओपी टावर 1170 और हरामी नाला क्षेत्र का दौरा कर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात दौरे में भी सीमा सुरक्षा, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम्स, नई सड़कों, टावर्स और तटीय निगरानी नेटवर्क को लेकर के बड़े फैसले हो सकते हैं। सौरव दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, जिसमें लगातार जो फैसले हैं वो कोलकाता सरकार कर रही है। शुभेंदु, ये जो बड़ा फैसला है, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि पहले परेशानी क्या थी? टीएमसी सरकार को पिछले 15 वर्षों में बीएसएफ को जमीन देने में क्या परेशानी आ रही थी, और अब बीजेपी ने पहले ही कैबिनेट में फैसला लिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है? अजय जी, संदा जी, देखिए, ये तो समझ के परे है कि पहले क्यों उनको ये जमीन नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार ने क्यों नहीं दिया? बीएसएफ की तरफ से लगातार देश की सुरक्षा के लिए जो चिंता है उसको, उस बात को जताते हुए ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसके सामने कई अर्जियां डाली कि आप जमीन दीजिए, जो बाड़बंदी का काम है उसको पूरा करना है। और 2017 साल से ये बात चल रहा है। 2017 साल से आज 9 साल हो गया। 9 साल में
जो जमीन जो जिनसे लिए जाएंगे, ये जो सीमा से सटे हुए जो लोग जिनके जमीन है, वो देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि वो लेने के लिए तैयार नहीं है। हम गए थे कालियानी ग्राम उत्तर 24 परगना, वो खुशी खुशी कह रहे हैं कि हम तो देना चाहते थे, लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति के लिए, वोट बैंक के राजनीति के लिए, जो घुसपैठिया है, जो स्मगलिंग का जो काम होता है बॉर्डर के जरिए, इन सब में ममता बनर्जी की सरकार उतनी सख्त कार्रवाई नहीं किया जब ये नया सरकार आया है, जो जल्दी जल्दी काम बहुत कर रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं कि 45 दिन का एक टाइम फ्रेम बनाया गया था, लेकिन 45 दिन के टाइम फ्रेम आप देखें कि 7 दिन के भीतर 20 तारीख को पहला बीएसएफ के साथ वो जो जमीन लैंड हस्तांतर का जो प्रक्रिया शुरू हुआ नवान्न में, उनके तब जाकर उनको 27 किलोमीटर प्रिलिमिनरी उनके हाथ में जमीन दिया गया था। और अभी जाकर अभी जो सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, वो जो सरकार ने जो वादा किया था, वो सारी जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। और बाड़बंदी का काम बहुत जल्दी जल्दी वहां पर हो रहा है। और दूसरी जो बात है, अगर आप देखें तो जैसे ही बाड़बंदी का काम शुरू हुआ तो क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि हाकिमपुर जैसे जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो भीड़ करने लगे। और अभी की जो ताजा जो इंफॉर्मेशन है, उसके तहत 386 बांग्लादेशी ये सारे होल्डिंग सेंटर्स में हैं। बशीरहाट, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सारे जो होल्डिंग सेंटर्स और सिर्फ हाकिमपुर से सटे हुए जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें 335 बांग्लादेशी घुसपैठिया वहां पर है। और आज एक अहम और एक फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से, जाति गणना जो वो भी ममता बनर्जी की सरकार ने रोक कर रखी थी, जाति गणना, उसके लिए भी उसका भी आज का प्रोसेस शुरू होगा। दोपहर 2 बजे नवान्न में एक स्टेट सेक्रेटरी जो है यहाँ के, वहां पर एक बैठक बुलाई गई है और उसमें उस बैठक के जरिए वो काम होगा। और उसमें भी ये माना जा रहा है। चलिए सौरभ, आप उस पर निगाह रखिए, लेकिन सवाल ये है कि ये जो शरणार्थी, चलिए आपने कहा कि कुछ बड़ी संख्या में अब उनको एक तरह से डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? कैसे उनको वापस भेजा जाएगा? उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है? और क्या और भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है? पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह के सघन तलाशी अभियान जारी है? देखिए, तलाशी अभियान तो जारी है। जो हाकिमपुर में जो लोग आए हुए हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया, वही कह रहे हैं कि वो इतने दिन कोलकाता के राजारहाट, न्यू टाउन, बिराटी, गुमा, यहाँ तक कि देश के अलग अलग प्रांत में रह रहे थे, लेकिन वहां पर जो मकान मालिक थे, वो मकान मालिक जानते थे कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। अभी वो मकान मालिक उनको कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से दबाव आ रहा है कि आप लोग इन लोगों को यहाँ से खाली करो। तो क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस वेरिफिकेशन का ट्रेंड नहीं है क्या किराएदार रखने से पहले? क्या वो पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि किसको रखा जा रहा है, या पुलिस को पता है ये बात? अच्छा जी, देखिए, नियम है, नियम था नहीं पहले, ऐसा आप कह नहीं सकते। नियम तो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटना भी देखा गया है कि जहां पर टेररिस्ट लिंक मिला है या फिर कुछ अवैध काज करे, तो तभी पुलिस की तरफ से बार बार कहा जाता है कि आप जिनको किराएदार रखे, उनका आइडेंटिफिकेशन रखिए, वो कौन है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन पहले एक्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी लोकल पुलिस स्टेशन के साथ बीएसएफ का एक कोऑर्डिनेशन बना है, उसका भी एक एसओपी तैयार हुआ है, इस नए सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। और उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि हर महीने आप बैठक करो, क्या फीडबैक आता है वो बीएसएफ को बोलो, और आपकी तरफ से जो कार्रवाई है अपने अपने थाने इलाके में, वो कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिन थाने के जो इंचार्ज है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। जब प्रशासन अपना काम, कुल मिलाकर जिस लचर कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में नजर आ रही थी, अब वो नजर नहीं आ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस तीव्र गति से शुभेंदु सरकार लगातार काम कर रही है, फैसले ले रही है, तो एक तरह से जो कहा वो करके दिखाया, उसी तर्ज पर काम करते हुए नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए सौरभ। और सौरभ ने एक अहम बात ये कही संध्या कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो अब तय की जा रही है, नई सरकार में ये जवाबदेही तय की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर सभी को निर्देश दिए कि भाई अगर आप अपना कार्य नहीं करेंगे तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कई अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव,
किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको अगली खबर बताते हैं। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मृत्यु प्रकरण मामले से जुड़ी हुई ट्विशा की सास और आरोपी गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी होनी है। गिरिबाला सिंह से करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद कल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह लगभग 10:30 बजे गिरिबाला सिंह के निवास पहुंची और करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनका मेडिकल कराया गया। सीबीआई के गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश आज होगी। और बता दें कि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है। मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह पहले से ही सीबीआई रिमांड पर है। और आरोपी गिरिबाला सिंह को कई नोटिस भेजे गए हाईकोर्ट की तरफ से। गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया स्पष्ट तौर पर, और अब मामला सीबीआई के पास चला गया। इससे पहले लोअर कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया था। अब सीबीआई इस बात की पूरी जांच कर रही है और कल गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने क्या कुछ कहा? शरीर पर जो चोट के निशान थे वो शव नीचे उतारने या फिर अस्पताल ले जाने के दौरान चोट नहीं लगी। ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त रूप से इसका परीक्षण नहीं किया गया और इसमें एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट ससुराल पक्ष को मिला है। पति और सास पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है इस ट्विशा मिस्ट्री-कांड में और उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। और अब इस मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने गिरिबाला को कई नोटिस भेजे, लेकिन उसका जवाब, माकूल जवाब उन्होंने नहीं दिया और उसके बाद उनसे कल गहन पूछताछ की गई और उसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार किया। और ये बात भी निकल करके सामने आई थी कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। गिरिबाला ने ट्विशा पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। अब ट्विशा मिस्ट्री जो है उसे सुलझाने का काम सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की है। आपको बता दें कि मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे हैं ससुराल पक्ष पर, खासतौर पर गिरिबाला सिंह पर। तो ये जो पूरी मिस्ट्री है इसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। गर्भपात के लिए भी दबाव बनाने का आरोप है ससुराल पक्ष पर ट्विशा के। आज है 29 मई और जो मुख्य आरोपी हैं समर्थ, उनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। आज तक वो रिमांड पर हैं। इसके बाद क्या फिर से उनकी गिरफ्तारी को बढ़ाया जा सकता है? उनको उसको लेकर के कोर्ट जाना होगा सीबीआई को। 12 मई की रात को ट्विशा का घर में शव मिला था और 24 मई को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया। ट्विशा का अंतिम संस्कार दिसंबर 2025 में किया गया था और ट्विशा समर्थ की शादी हुई थी दिसंबर 2025 में। 2025 में शादी हुई थी और उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया था ट्विशा का, क्योंकि मायके पक्ष ने ये बात रखी थी। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। आदित्य, अब जब मामला सीबीआई के पास आ रहा है तो कई परतें खुल रही हैं, क्या कुछ लेटेस्ट है और क्या अब गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है गिरिबाला सिंह को? बिल्कुल, आज 11 बजे सीबीआई जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि जो जज हैं उनको पहले ही कल रात को ही सूचना इस बात की दे दी गई थी कि सीबीआई ने उनको हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और आज 11 बजे सीबीआई, चूंकि कल कोर्ट का समय खत्म हो गया था जब तक इनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तो आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए अब मुख्य चीजें सामने आएंगी, क्योंकि सीबीआई के पास जो सबूत मिल रहे थे या सीबीआई के पास जो शिकायतें थी उस पे गिरिबाला का नाम प्रमुख तौर पर था, यानी कि जो ट्विशा की सास थी। समर्थ सिंह जो उनके पति थे, वो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको भी सीबीआई को सौंप दिया गया एसआईटी के द्वारा। और अब जो है गिरिबाला और समर्थ दोनों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और साथ साथ जो तथ्य ट्विशा के परिवार की तरफ से बताए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो जो व्हाट्सएप चैट थी वो और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज थे वो, इन सबको पूरी एक देखा जाए तो क्रमवार तरीके से मिलाया। सीबीआई इस पर लगातार काम कर रही है और जो भी सीबीआई के सवाल हैं वो सीबीआई अब इनसे पूछेगी और गिरिबाला की रिमांड सीबीआई मांगेगी, या मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा सीसीटीवी फुटेज उस घर का सामने आया,
व्हाट्सएप चैट सामने आए, कई वजहें और सामने आई। एक और वजह आज निकलकर सामने आ रही वो ये कि ट्विशा के नाम पर 20 लाख रुपए के शेयर्स थे, जिसको लेकर समर्थ और गिरिबाला को जब पता चला तो वो उन शेयर्स को अपने नाम भी कराना चाहती थी। ये ऐसे आरोप निकलकर सामने आए ट्विशा के वकील के द्वारा। तो ऐसे कई आरोप हैं। इन तमाम आरोपों के जो जवाब हैं वो ग्रिबाला सिंह और समर सिंह से सीबीआई पूछने की कोशिश करेगी। जी आदित्य, इसके साथ साथ जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया, कहीं ना कहीं ये सामाजिक ताने बाने और सामाजिक सोच पर भी सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक महिला जिसकी मौत का कारण कहीं ना कहीं, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही है तो सास पर ही तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। तो महिला ही महिला के लिए किस तरह से बर्ताव करती हुई नजर आई है, पूरी कहानी सामाजिक ताने बाने पर भी एक सवाल उठाती है। देखिए, बिल्कुल ये तो सामाजिक ताने बाने पर सवाल तो उठाती है, लेकिन समाज में किस तरीके से एक सुधार की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, इस पर भी हमें सोचना होगा। क्योंकि इस तरीके के मामले जो हैं वो ना आए, यही जुडिशरी भी चाहती है। और यही कारण था कि ये अपवाद टाइप का केस हो गया कि तीनों अदालतों में एक साथ जो है इस मामले की सुनवाई हुई। आप देखिए, जिला अदालत में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो फिर वो हाई कोर्ट गया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान ले लिया। तो न्यायपालिका भी ये चाहती है कि कोई ऐसा संदेश जाए, कड़ा संदेश जाए, जिससे इस तरह के जो कृत्य हैं करने वाले लोग हैं उनको एक बड़ा मैसेज पहुंचे। और लड़कियां भी जो है, बच्चियां भी जो है, महिलाएं जो जिनके साथ इस तरीके से अगर हो रहा है तो माँ बाप, अभिभावक भी उनको इस तरीके से बताएं, जागरूक करें कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उनको किस तरीके से जवाब अपनी आवाज उठाना है। और साथ साथ कानून का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और समाज में जिस तरीके से दहेज को लेकर अभी भी कई कुप्रथाएं चल रही हैं, उस पर कुछ काम होने की आवश्यकता है। ये फिलहाल अब समाज में चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर भी हो गई हैं। जी आदित्य, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और अपडेट देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ही अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज दिन भर कर्नाटक के नाटक के कई सीन्स देखने को मिल सकते हैं। दरअसल सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के कहने पर अपना वादा निभाते हुए सीएम पद तो छोड़ दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो कर्नाटक में ही रह करके राजनीति करेंगे। राज्यसभा जाने की भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सिद्धारमैया कर्नाटक में जिस कद के नेता हैं, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि डीके शिवकुमार के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। और दिल्ली पहुंचने से पहले सिद्धारमैया का चार्टर विमान खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक चार्टर विमान में सिद्धारमैया के साथ केजे जॉर्ज, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कुल 9 लोग सवार थे। इस दौरान अशोक गहलोत उनसे मिलने भी पहुंचे और विमान कुछ देर जयपुर एयरपोर्ट पर ही रुका रहा और मौसम साफ होने के बाद इसे दिल्ली के लिए रवाना किया गया। यहीं पर सिद्धारमैया ने कहा कि आलाकमान जो फैसला लेगा वो ही स्वीकार होगा। Legislator 40 and the High Command will take it easy. Legislator 40 and the High Command will take it easy. और सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है ये जानना जरूरी है। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन केवल मुख्यमंत्री पद से दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा नहीं लिया है और राज्य की राजनीति में ही रहूंगा। हालांकि आपको याद होगा कि जब मंथन चल रहा था नई दिल्ली में तो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यसभा की सीट उन्हें दी जा सकती है। हालांकि पेशकश भी की गई आलाकमान की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। केंद्र की राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए अब लगता है कि हो सकता है कि संघर्ष की राजनीति एक बार फिर से आपको करवट लेती दिखाई दे कर्नाटका में। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना था, अभी मेरे 2 साल बाकी हैं, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं करना चाहता, राज्यसभा में कोई दिलचस्पी नहीं। ऑफर तो मिला था राज्यसभा का, लेकिन उसे मैंने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने पार्टी आलाकमान का भी जिक्र किया तो उनके निर्देश का पालन किया। 2 दिन पहले उनको पद छोड़ने का निर्देश दिया गया था और इसलिए निर्देशों को मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी सब कुछ अंदर खाने सही नहीं है। संतुष्ट करने की कोशिश जो की जा रही थी सिद्धारमैया की, खासतौर पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की, वो विफल होती हुई नजर आई। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को इस हस्तक्षेप करना पड़ा और राहुल गांधी समय पर इस बात को लेकर के भी फैसला नहीं ले पाए। अब बीजेपी ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। सीएम कोई भी बने, कर्नाटक को नहीं होगा किसी तरह का कोई फायदा, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के विकास को रोका है। कांग्रेस ने 3 साल तक धन का दुरुपयोग किया।
भ्रष्टाचार और राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा है। तो बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है, निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के विकास को लगातार रोकने का काम किया, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस ने 3 साल तक धन का दुरुपयोग किया है और जनता को किसी तरह से कोई फायदा नहीं मिला है। भ्रष्टाचार और राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता रहा। दलितों की अगर बात करें तो दलितों के लिए भी आरोप लगे और कहा कि दलितों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया। सिद्धारमैया सरकार के द्वारा वाल्मीकि निगम से धन की लूट हुई और युवाओं को भी धोखा दिया गया, यानी कि कोई वर्ग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे नहीं ठगा गया हो, जिसे धोखा नहीं दिया गया हो। किसानों को आत्महत्या की ओर धकेल दिया गया और 3 साल तक उगाही और कमीशन की राजनीति चलती रही। तो वाल्मीकि निगम से धन की लूट का आरोप भी लगा है सिद्धारमैया सरकार पर। बीजेपी ने किया है पलटवार और निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता का हित तो नजर यहां पर नहीं आता है। गंभीर आरोप भी लगाया गया बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा कि सुपर सीएम है वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक को एटीएम में बदल चुके हैं। इस तरह की खबरें आई डीके शिवकुमार को लेकर के भी कि वो पहले भी फंड्स का जो प्रबंधन है वो करते रहे, लेकिन अब कर्नाटक की राजनीति में जो कश्मकश है उसका लगता है कि एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि इस तरह आपने देखा था कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट थे उनको 2.5 वर्ष जो मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला रखा गया था वो भी नहीं चला और आखिरकार उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की खबरें आई और कर्नाटक में भी शायद ये हो सकता है। सिद्धारमैया संतुष्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है। डीके शिवकुमार का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस आला कमान की तरफ से अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2029 के चुनाव में महिलाओं को अपनी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सुझाव दिया था और इस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अभी से राजनीति में बड़ी भागीदारी के लिए तैयारी शुरू करने का आह्वान भी कर दिया है। तो शायद पहला राज्य जिसपे महिलाओं को 33% आरक्षण देने का पूरा वायदा जो है वो अमल में लाने पर काम चल रहा है। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो पार्टी है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पहले भी महिलाओं को नौकरी और शिक्षा में 33% आरक्षण देने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन ऐसे कदमों से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें। अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने और परमाणु समझौते पर बातचीत करके एक समझौते ज्ञापन के मसौदे पर सहमत तो हो गए हैं, लेकिन इस मसौदे को अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। समझौते की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने दी। इस समझौते से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस एमओयू में जलडमरू मध्य में बिना किसी रोक टोक के वाणिज्यिक यातायात को खोलने की बात है। इसका मतलब है कि इस पर ईरान किसी तरह का टोल नहीं लगा सकता, न ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। समझौते के तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर जो भी उस क्षेत्र में बारूदी सुरंग लगाई गई हैं उसको हटाना होगा। इसके बदले में अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को कम करना होगा और प्रतिबंधों में छूट देना होगा, जिसमें तेहरान को बिना किसी रोक टोक तेल बेचने की भी अनुमति मिल जाएगी। एमओयू में ईरान की ओर से ये औपचारिक प्रतिबद्धता में शामिल है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि 60 दिनों की इस वार्ता अवधि के दौरान ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से जुड़े मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। अखिलेश रमन हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश जी, ये जो समझौता हुआ है इस पर अभी भले ही कोई सहमत नहीं बन पाई, लेकिन हमले की खबरें जरूर आ रही हैं। ईरान ने ड्रोन से हमला किया, वो भी अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर। ऐसे में ये सहमति कैसे बन पाएगी और क्या राष्ट्रपति वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस पर मुहर लगा पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो समझौता करने वाले जो लोग हैं दोनों तरफ के, अमेरिका के हों या ईरान के हों, ये दोनों चाहते हैं कि 28 फरवरी के पहले की यथास्थिति को बहाल किया जाए। मतलब 28 फरवरी की जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया
उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था और उसके पहले ये जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी है, इसमें अमेरिका के कोई जहाज नहीं थे और ईरान अपने जहाज इधर उधर भेज सकता था, बाहर के जहाज भी ईरान तक जा सकते थे। तो ये इस यथास्थिति को ईरान और अमेरिका के भी जो समझौता करने वाले लोग हैं वो बहाल करना चाहते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि उसके बाद जो है ईरान पर लगा हुआ सैंक्शन को कैसे डिफ्रीज किया जाए और कैसे ईरान को जो है डीन्यूक्लियराइज किया जाए, मतलब उसको परमाणु हथियार की क्षमता से पूरी तरह मुक्त कराया जाए। तो ये बातें वो चाहते हैं कि इस 60 दिनों के अंदर करें। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कठिन स्थिति है। जेडी वांस ने भी इस बीच में बयान दिया कि हाँ तकरीबन बातचीत पूरी हो चुकी है, अब डोनाल्ड ट्रंप के इंतजार है कि उनके हामी कब आती है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति है, या उनके जो सहयोगी हैं खास तौर पे उनके सामने विचित्र स्थिति है कि 28 फरवरी की यथास्थिति को ही बहाल अगर करना है तो फिर ये लड़ाई क्यों हुई इतने दिनों तक, 50-55 दिनों तक लड़ाई क्यों हुई, और उसके बाद सीज फायर के बाद भी जब वही स्थिति बहाल करनी है तो अमेरिका को मिला क्या। तो यह जो अमेरिका के सामने खास करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह एक सांसद की स्थिति है कि वे अपने देश को या दुनिया को क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या हासिल किया। हाँ, कहने को केवल यह स्थिति है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए खुलवा दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले भी खुला था। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इंतजार है कि कोई पुख्ता आश्वासन ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा वो, और कितने दिन में पूरा अपने आप को डीन्यूक्लियराइज करेगा, इस बात में कोई पुख्ता आश्वासन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस पूरे फैसले पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है जो निगोशिएटर्स ने अभी तक तय किया है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस मसले को हल करते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, देखना होगा। लेकिन देखिए, हमने ये भी देखा है कि जब जब संघर्ष विराम की बात सामने आई है तब तब हमले तेज भी हुए हैं, और ऐसे में अभी भी जल डमरू मध्य को लेकर के सवाल बरकरार है कि आखिर उसका भविष्य स्थायी हल क्या होगा। देखिए, जल डमरूमध्य की जहां तक बात है तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो पूरा इलाका मुक्त रहे। वो जल डमरूमध्य जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बोलते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ईरान की नहीं है, यूएई की नहीं है, ओमान की नहीं है। बीच में जब ईरान ने ओमान से बात करनी शुरू की कि हम और आप मिलकर जल डमरूमध्य को व्यवस्थित करते हैं, उसका एक तरीके से कहिए कि हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, टोल टैक्स वसूलते हैं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी ओमान को कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपको पर बम फेंकेंगे, बम चलाएंगे। तो ओमान के लिए भी बड़ी कठिन स्थिति हो गई, क्योंकि ओमान जो है एक समय निगोशिएटर था फरवरी 28 के पहले, अब माना जाता था कि अमेरिका का करीबी है। लेकिन उस ओमान को जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान का जो है थोड़ा सा अपर हैंड दिखे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा भी कि ईरान नष्ट हो रहा है, और कई जो मीडिया संगठन है खास करके अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ईरान विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है। तो वे नहीं चाहते कि इस 60 दिन का जो फॉर्मूला है सीज फायर को बढ़ाने का, उसमें भी कोई ऐसी स्थिति दिखे कि ईरान जीत की स्थिति में है। और इसीलिए वो लगातार दबाव बनाने के लिए जल डमरूमध्य पे बमबारी उन्होंने की पिछले दिनों। उसके बाद ईरान ने भी एक कुवैत के ऊपर बमबारी की, जिसे कि कुवैत ने इंटरसेप्ट कर लिया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। तो दोनों तरफ से एक अगर हमला होता है तो उसका जवाब सांकेतिक तौर पे ही अगर सही हो तो कम से कम सांकेतिक तौर पे ईरान भी करता है। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी काफी परेशानी में है, और उसे भी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई एक रिस्पेक्टेबल सॉल्यूशन उसको मिले इस पूरे इलाके में। अगर मान लीजिए इस सहमति बन भी जाती है अखिलेश, तो ये तो केवल 60 दिनों की सहमति है, ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे में दुनिया को क्या मिला, ये भी बड़ी बात है। और इस पूरे मामले के बीच में पाकिस्तान का है, जो कि कह रहा था कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। देखिए, पहली बात तो ये कि 60 दिनों का जो उन्होंने युद्ध विराम बढ़ाने की बात कही है, उसका मतलब ये उन्होंने कहा है कि उस युद्ध विराम के तहत वो सारी बातें होंगी कि किस तरीके से ईरान को पूरे जो परमाणु डस्ट, जिसे एटॉमिक डस्ट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो संवर्धित परमाणु है वो जो है यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को कैसे खत्म किया जाए वहां से, या बाहर जाएगा या खत्म क्या, वो पूरा वापस अमेरिका को ही दे दिया। अमेरिका तो कह रहा है हमें दे दीजिए आप जितने भी, अमेरिका कह रहा है, लेकिन ईरान किस तरीके से या तो उसे वहीं नष्ट कर दे, या किसी और देश को दे, या अमेरिका को दे। ये 3 चीजें हैं। तो इस बात पे 60 दिनों के अंदर समझौता होगा, और उस बीच में ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध
अमेरिका ने लगाए हुए हैं, ईरान के पैसे बहुत जगह पे डिफ्रीज हुआ है, फ्रीज हुआ है, तो उसको डिफ्रीज कैसे किया जाएगा, तो ये सारी बातें होंगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 60 दिन का समझौता वो अगले आने वाले लॉन्ग टर्म युद्ध तो किसी भी तरीके से न हो उसकी तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि 60 दिनों के अंदर इस बात पे भी बात होगी कि जिस तरीके से ईरान जो है वो हमास को समर्थन देता है, हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, अन्य जो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको समर्थन देता है, वो सबको तो मतलब दोनों ही पक्ष जो है वो टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष को या फिर कहें कि नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में। बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन जी वक्त निकालने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का जो ये 60 दिनों का बढ़ाने का जो समझौता है उसको लेकर के वैश्विक बाजार में बड़ा उछाल आया है। S&P 500 और नैस्डैक ने रिकॉर्ड क्लोजिंग की है। कारोबार बंद होने पर डाउ जोन्स इंडेक्स 25 अंक या फिर कहें 0.05% बढ़ा, 50,669 के स्तर पर पहुंचा। S&P 500 में भी आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दी, 7,563 का स्तर दिखा। नैस्डैक कंपोजिट में करीब 0.9% की तेजी आई और ये 26,917 के आसपास बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक के लिए एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई था कि डाउ जोन्स अपने सार्वकालिक उच्च स्तर के करीब बना रहा है। और इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इन संस्थानों की और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम और सुरक्षा मामलों के लिए उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक में NSA ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सुधारों से ग्लोबल साउथ के देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और वैश्विक फैसले लेने के लिए प्रक्रियाओं में उनके विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति का भी मुद्दा वहां पर उठा। श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर सहित जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनके जरिए व्यापार होता है उनको और भी सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही को सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन के राउंड टेबल चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने US भारत व्यापार वार्ता के बारे में उद्योग को अंतरिम समझौते का आश्वासन भी दिया। उन्होंने निवेशकों के भरोसे, व्यापार में स्थिरता और नियमों को भारतीय सरकार की प्राथमिकता बताया। इस बैठक में भारत की द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह भारत आएगा। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सफल और उत्पादक वार्ता होगी। और जैसा कि आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर अंतिम समझौता हो चुका है, जिसमें 18% के जो टैरिफ है उस पर लगाने पर सहमत बनी है। लेकिन बाद में अमेरिका ने 10% का जो टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाया। अब उसको लेकर के क्या बात आगे बढ़ सकती है इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन ये जो कारोबारी हैं वो मौजूदा स्थिति में कैसे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाएं और कैसे आयात और निर्यात को बढ़ाया जाए उस पर लगातार चर्चा चल रही। इसी मुद्दे को लेकर के पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में थे और उन्होंने वहाँ के इंडस्ट्री कैप्टन के साथ मुलाकात की है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो अमेरिका के हैं वो भारत आने वाले हैं और भारत और अमेरिका के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं उसको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए जो आवश्यक कदम है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं अराउंड द वर्ल्ड के जरिए आपको दिखा देते हैं दुनिया भर की और भी खबरें। वाशिंगटन में एक पेपर मिल में रासायनिक टैंक विस्फोट के बाद लापता 9 श्रमिकों में से 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 अब भी लापता हैं। खतरनाक रसायनों की वजह से राहत अभियान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में जारी है। ग्वाटेमाला ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान में मदद के लिए अमेरिका से सैन्य सहयोग मांगा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सहयोग में उपकरण, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ शामिल होंगे, लेकिन देश में अमेरिकी सैन्य अभियान की अनुमति नहीं होगी। बोलीविया सरकार ने राष्ट्रपति रोड्रिगो पॉज के इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी बताया। सरकार ने हालात नियंत्रित करने के लिए आपातकाल लगाने और सेना तैनात करने के संकेत दिए। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में बढ़ते संघर्ष और इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद मिसाइल हमले और सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं, जबकि नए निकासी आदेशों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार
12 वर्षों में जो बड़े सुधार हुए हैं उन पर हम विशेष सीरीज की तरफ आपको ले चलेंगे। आप देख रहे हैं नया समय। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ पर एक विशेष सीरीज हम चला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसे अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है, आज देश के नए ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। कभी भौगोलिक विषमताओं और कनेक्टिविटी की कमी से जूझने वाला ये क्षेत्र अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य प्रवेश द्वार बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट, उड़ान योजना की ऊंची छलांग और प्राकृतिक खेती की महक कैसे बदल रही है पूर्वोत्तर की तस्वीर, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये बदलती तस्वीर भारत के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की है जिसे कभी मुख्य भूमि से दूर माना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश के विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। पीएम गति शक्ति और पीएम डिवाइन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अभूतपूर्व रफ्तार दी है। साल 2014 में जहां इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महज 10,905 किलोमीटर थी, वहीं आज ये बढ़कर 16,207 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली ऐतिहासिक सेला सुरंग हो या मिजोरम की बैरागी सैरांग रेलवे लाइन, पूर्वोत्तर की राजधानियां अब पहली बार सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। रफ्तार सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना यानी उड़ान ने पूर्वोत्तर में पर्यटन और व्यापार का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। साल 2014 तक पूरे पूर्वोत्तर में केवल 9 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 17 हो गई है। सिक्किम का पाकयोंग और अरुणाचल का होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। रेल मार्ग के निर्माण के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण यहाँ के लोगों को विकास के जो बाजार है, जो व्यवस्थापन है, ये सब चीज में भी लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के दरमियान हुई विकास व तरक्की के कारण लोगों को खुद को दिल्ली से जोड़ने, राष्ट्र के अन्य राज्यों प्रांतों से जुड़ने के लिए एक मौका उपलब्ध हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का ग्रीन हब बनकर भी उभर रहा है। सिक्किम के 100% जैविक राज्य बनने की सफलता के बाद अब असम, नागालैंड और मणिपुर भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। यहाँ के रसायनों से मुक्त अदरक, हल्दी और कीवी जैसे उत्पादों की मांग विदेशों में भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। काफी अच्छा काम किया है। मेनली सड़कों
उन्नति किया है, जिसके कारण से आसाम का डेवलपमेंट हो रहा है। गुवाहाटी भी बहुत डेवलप हो गया हम लोगों का, ब्रिज नए ब्रिज बन रहा है, अभी एयरपोर्ट हमारा नज़दीक है, पहले से बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा हुआ है। पूर्वोत्तर में हो रहा बदलाव यही नहीं थमता। डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए हजारों ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुकी है और वहीं असम की जागीरोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट इस बात का सबूत है कि पूर्वोत्तर अब आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में भारी कमी आई है, जिसमें 2014 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर 3,428 रह गई है, यानी 70% की कमी आई है। वहीं नागरिकों की मौत में 89% और सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत में 70% की कमी आई है। मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई बड़े शांति समझौते किए, जिससे 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद और आंतरिक संघर्षों से प्रभावित रहा है। हालांकि 2014 से सरकार द्वारा शुरू की गई शांति पहल ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, हमारे असम में बहुत शांति है। असम में पहले इतनी शांति कभी नहीं थी, पहले बहुत ज्यादा ही अशांति था। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर की ये बदलती तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि सही नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से भौगोलिक दूरियों को भी विकास के अवसरों में बदला जा सकता है, जो अष्टलक्ष्मी का ये कायाकल्प नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की ओर। मनी मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की। सपनों का घर बनाने के लिए होम लोन लेना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उतना ही ज़रूरी है लोन लेने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गहरी जानकारी जुटाना, ताकि भविष्य में लोन लेना परेशानी का सबब न बन जाए। एक से ज़्यादा बैंकों की जो ब्याज दरें हैं उन पर तुलना कीजिए। सिर्फ EMI नहीं, कुल ब्याज की लागत समझिए। 15 से 20% डाउन पेमेंट की तैयारी आप रखिए और अपना सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रोसेसिंग फ़ीस और जो दूसरे ब्याज दरें हैं उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। जो छिपे हुए चार्ज हैं बैंकों के, उसको जरूर चेक करें। प्रॉपर्टी के कागज़ और लीगल स्टेटस जांचें, लोकेशन समझें, भविष्य की वैल्यू समझें, रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी जैसे अतिरिक्त खर्च को भी जोड़ करके रखें। लोन की शर्तें अच्छे से समझें, प्री पेमेंट नियम समझें कि अगर आप समय से पहले अगर आप लोन चुकता कर देते हैं तो उस पर कोई चार्जेस तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखें कि रेरा रजिस्ट्रेशन आपकी उस प्रॉपर्टी का है कि नहीं, और बिल्डर की साख को भी जाँचें। तो होम लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको सोच समझ करके लेना भी बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव की ओर, और आपको बताते हैं कि आज आपके लिए क्या लाए हैं खास तौर पर। लिए चलेंगे आपको झारखंड। वहां के देवघर जिले में सारठ में स्थित प्रसिद्ध दुखिया बाबा महादेव मंदिर में शुरू हो चुका 9 दिनों का महाविष्णु यज्ञ और मेला। मान्यता यह है कि वनवास काल में पांडवों ने यहां पर भगवान शिव का अभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार, गूंजते हर हर महादेव के जयकारे और सिर पर कलश लिए आस्था का जन सैलाब। देवघर जिले के सारठ स्थित दुखिया बाबा महादेव मंदिर में 9 दिवसीय श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ सह मेला शुरू हो चुका है। अजय नदी के तट पर स्थित ये मंदिर क्षेत्र की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ अजय नदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। महायज्ञ के शुभारंभ पर निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। अहले सुबह गाजे बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 15,000 महिलाओं और कन्याओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश उठाकर यात्रा में भाग लिया। श्रद्धालुओं का ये जन सैलाब घिया पोखरा पहुंचा, जहां वैदिक विधि विधान के साथ जल उठाव के बाद श्रद्धालु नगर भ्रमण करते हुए मुख्य यज्ञशाला पहुंचे।
पिछले 45 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा ये महायज्ञ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपरा का बड़ा केंद्र बन चुका है। यज्ञ समिति के अनुसार आयोजन का उद्देश्य विश्व कल्याण, भाईचारा और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करना है। देश भर से संत और कथावाचक यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और यज्ञ समिति ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। देवघर के सारठ में आयोजित ये महायज्ञ आस्था, परंपरा और सामूहिक श्रद्धा का जीवंत उत्सव बन चुका है, जहां भक्ति के साथ समाज की सांस्कृतिक विरासत भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती दिखाई देती है। यही वजह है कि दुखिया बाबा धाम से जुड़ा ये आयोजन हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को विश्वास और भक्ति के एक सूत्र में जोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें कुछ हटकर प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अलग कॉलम के साथ ही हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया और बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 से 30 के लिए चेतावनी जारी की है और अगला साल सबसे गर्म हो सकता है, ये भी कहा है। गर्मी 5 साल में तोड़ सकती है कई सारे रिकॉर्ड, यानी कि अब तक के जो पिछले रिकॉर्ड है उन्हें भी तोड़ सकती है। और भारत के लिए क्या संकेत है वो भी इस खबर में साफ तौर पर बताया गया है। और दूसरी खबर हमने ली है सोशल मीडिया को लेकर के। अगर आप इसके रेगुलर यूज़र हैं तो आपको स्पेशल फीचर के लिए ख़ासतौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसका ऐलान हो चुका है, मेटा ने इसका ऐलान किया। अमेरिका में $4 लिए जाएंगे फेसबुक प्लस के लिए और व्हाट्सएप प्लस के लिए $3। हालांकि भारत के लिए अभी तक कोई भी कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर आप स्पेशल फीचर चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। चलिए अब खेल जगत से जो स्पोर्ट्स ट्रैक है उसमें देख लेते हैं क्या कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है और एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सिंगापुर ओपन में स्टार शटलर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु का मुकाबला आज नंबर 1 खिलाड़ी एनसे यंग से होगा। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की निपम ने महिला 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत करके अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की है। 11.62 सेकंड्स का समय निकालते हुए उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। और आइए अब ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं मौसम का हाल। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हिमालयी क्षेत्र की खूबसूरत वादियों के साथ, जहां पर तिब्बती बौद्ध समुदाय शांति, सद्भाव और रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य के साथ तेशु महामहोत्सव मना रहे हैं। आप इस महोत्सव का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।